बच्चों, आज के क्लास में फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर एनालिसिस और मेजरमेंट के जो टॉपिक्स हैं वो आगे हम लोग डील करेंगे इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट के चीजें। तो वेक्टर क्या है ध्यान समझो। देखो फिजिकल क्वांटिटी तो तुम्हें समझ में आ रहा है। फिजिकल क्वांटिटी हिंदी होता है बहु भौतिक राशियां। तो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में अगर कोई तुमसे बोले तो तुम यही ना बोलोगे जिसे मापा जा सकता है। जो मापा जा सकता है वह फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब जो मेजरेबल है वह फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी में मान लिया जाए कोई तुमसे बोला 5 किलोग्राम आलू, ठीक है। तो 5 किलोग्राम आलू बोला तो वह सब कुछ बता दिया आलू के बारे में। लेकिन बोला कि तुम 10 मीटर चलो, तो 10 मीटर किधर चलो। देखो एक ऐसा क्वांटिटी है जिसमें 5 किलोग्राम बता दिए तो सब बात बता दिए। लेकिन अगर हम बोले कि 5 मीटर चलो तो किधर चलो। मान लो हम बोलते हैं कि 5 मीटर चलो और 5 मीटर के बाद हम तुमको भेटा जाएंगे, तुम्हारे 5 मीटर दूरी पर खड़े हैं, तो किधर चलेंगे तो मिलेंगे, कोई एक ही साइड होंगे। यानी कि बहुत सारे ऐसे क्वांटिटी होती हैं, बहुत सारी ऐसी राशियां होती हैं जिन्हें हम सिर्फ उसके वैल्यू से नहीं डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसको वैल्यू से नहीं बता सकते हैं। जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल अगर तुम किसी को बोलते हो कि 10 न्यूटन फोर्स लगाओ, 10 न्यूटन का बल लगाओ, तो 10 न्यूटन का बल इधर लगाएगा कि इधर लगाएगा कि इधर लगाएगा। मैंने धक्का देना फोर्स होता है ना, बल होता है ना, तो धक्का किधर लगाएगा यह बाबू जरूरी है जानना। तो बहुत सारे ऐसे क्वांटिटी हैं जो वैल्यू के साथ जरूर से जरूर अपने डायरेक्शन को जरूर बताने पर ही डिफाइन होते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी दो पार्ट में डायरेक्शन के बेसिस पे हम लोग देख रहे हैं। एक क्वांटिटी, एक पार्ट होता है उसका स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या है, हिंदी भी लिखते चल रहे हैं, अदिश राशि। तो स्केलर क्वांटिटी वह क्वांटिटी होता है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है बाबू परिमाण, ठीक है। जैसे कि मान लो 5 किलोग्राम बोल दिया, 2 मीटर बोल दिया या 2 मिनट बोल दिया, तो इन सब राशियों के पास क्या है, तो सिर्फ वैल्यू है, परिमाण है। तो ऐसे क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। 5 किलोग्राम, 2 मीटर, 2 मिनट, 3 घंटा, इस तरह अगर चीजें दे दिया तो यह सब चीजें क्या है बाबू, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अगर मान लिया जाए एक ऐसा क्वांटिटी जिसका डिफिनीशन सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से काम नहीं चले, उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी का हिंदी होता है बाबू सदिश राशि। सदिश राशि, बात समझना ध्यान से। वेक्टर क्वांटिटी वह क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड माने परिमाण तो है ही, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मतलब परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, मतलब डायरेक्शन भी हो। जैसे 2 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, इसमें क्या है कि 2 मीटर मैग्नीट्यूड हो गया और ईस्ट पूरब जो है उसका डायरेक्शन हो गया। 10 न्यूटन फोर्स लगाना है और टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लगाना है। तो एक ऐसा क्वांटिटी जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड ना हो, डायरेक्शन भी हो, मतलब इसको डिस्क्राइब करने के लिए, इसे वर्णन करने के लिए, इसे बताने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का जरूरत पड़ रहा है। जबकि स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का फर्क पड़ रहा है। इसमें एक और पार्ट हम लोग बोलते हैं, बाटा तो यही दोनों जाता है, लेकिन एक और पार्ट आता है उसको भी लिख दे रहे हैं रेशियो। हिंदी होता है बाबू अनुपात। रेशियो होता है एक ऐसा क्वांटिटी जिसके पास केवल वैल्यू हो, न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब वैल्यू हो। ए बराबर मान लो दिया है 2, बी बराबर दिया है 5, मतलब सिर्फ वैल्यू हो, मात्रक भी ना हो, यूनिट भी ना हो, तो ऐसे क्वांटिटी को हम रेशियो कहते हैं। बहुत स्पेशल बात है, थोड़ा इसमें डिफरेंस समझो। जैसे कोई लिखा ए बराबर 2 तो यह रेशियो है, और कोई लिखा बी बराबर 2 मीटर
तो इसका मतलब इसके पास वैल्यू के साथ यूनिट भी है। तो स्केलर के पास मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है बाबू, तो वैल्यू माने जो न्यूमेरिकल वैल्यू है प्लस यूनिट भी होना चाहिए, माने वैल्यू के साथ साथ यूनिट भी होना चाहिए। और इसमें वैल्यू है, यूनिट तो है ही, और डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन भी एक इधर इधर लगाना है, इधर लगाना है। तो क्वांटिटी है जो मापा नापा जा सके वह फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। डायरेक्शन के बेसिस पर हम लोग स्केलर और वेक्टर दो पार्ट में बांटते हैं। स्केलर उसे कहते हैं जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन बाबू न हो। मैग्नीट्यूड सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही यह वर्णन हो जाए, और यह सिर्फ मैग्नीट्यूड से वर्णन न हो पाए, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बताना पड़े। जैसे फोर्स कोई बोल दिया 20 न्यूटन, बल है 20 न्यूटन का, तो किधर है नहीं बताओगे तो डिस्क्राइब ही नहीं कर पाओगे तुम फोर्स को। तो बहुत सारा ऐसा क्वांटिटी होता है कि बिना डायरेक्शन के उसको डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे क्वांटिटी को वेक्टर कहते हैं। एक क्वांटिटी और होता है जिसके पास मात्रक भी ना हो, मतलब यूनिट भी ना हो, वह क्वांटिटी रेशियो कहलाता है। तो अभी यह बात तुम एकदम ध्यान से समझ लो, इसको आप नोट कर लो कि फिजिकल क्वांटिटी वह क्वांटिटी है जो मेजरेबल है, मापा जाता है, जिससे वह फिजिकल क्वांटिटी है। दो पार्ट में इनिशियली बांटा गया, स्केलर और वेक्टर। स्केलर उसे बोला गया जिसके पास सिर्फ परिमाण है, मैग्नीट्यूड बने परिमाण है, 5 किलोग्राम, 2 मीटर, 2 मिनट, 3 घंटा, मतलब वैल्यू और मात्रक सिर्फ हो उसे स्केलर कहेंगे। वैल्यू, मात्रक और डायरेक्शन भी हो तो वेक्टर कहेंगे। क्लियर है बच्चों? तो एक और क्वांटिटी बोला गया जिसका सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो वीडियोज को रोक कर, पॉज करके, स्क्रीनशॉट लेकर तुम लोग नोट करते जाओगे बात को। अभी हम लैंग्वेज की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे हम लैंग्वेज बताएंगे, अभी फिलहाल ध्यान दो। तो अब हम जान गए हैं कि वेक्टर जो है उसके पास क्या है, तो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। मतलब वेक्टर के पास दो चीज है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, परिमाण और दिशा। अगर बात किया जाए बच्चों कि अगर किसी चीज के पास दो चीज है, किसी क्वांटिटी के पास दो चीज है, या दो चीज से वह वर्णन हो रहा है, दो चीज से वह डिफाइन हो रहा है, तो एक चीज बताओगे तो वह सही जानकारी, पूरा जानकारी तुम नहीं ना दोगे। तो यानी कि वेक्टर को अगर प्रदर्शित करना है तो ऐसा चीज से प्रदर्शित करना पड़ेगा, ऐसे चीज से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा जो दोनों बातों को बता दे। क्लियर है बच्चों? तो देखो एक पॉइंट आता है यहां पे कि वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। वेक्टर को तीर से प्रदर्शित किया जाता है, तीर से, एरो से। जैसे इस तरह से वेक्टर को प्रदर्शित किया जाता है, ए बी। ध्यान देना बच्चों, ए बी। इसमें जो है वेक्टर या जो एरो है उसका एक लंबाई है, एरो का एक लंबाई है। एरो का जो लंबाई है वह वेक्टर के मैग्नीट्यूड को दिखाता है, परिमाण को दिखाता है। और यहां जो एरो का जो हेड है, हेड मतलब सिर जो है, एरो का जो सिर है या सिर जो है, यह डायरेक्शन को बताता है। तो हम जानते हैं बच्चों कि वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड माने परिमाण और दिशा दोनों होनी चाहिए। तो हम एक ऐसे चीज से प्रदर्शित करें जो दोनों चीज को प्रदर्शित कर सके, तो हम इसको वेक्टर को एरो से रिप्रेजेंट किए। एरो में लेंथ और हेड, लेंथ जो है मैग्नीट्यूड को दिखाता है और हेड जो है डायरेक्शन को दिखाता है। मान लो एक लड़का 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है, तो यह हम उसको दिखाने के लिए दिखा दिए हैं। और यह ईस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट की ओर, पूरब की ओर यह 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है। और हमको दिखाना है 4 मीटर पर सेकंड, तो जस्ट इससे डबल बनाएंगे ईस्ट की ओर। और अगर हम इधर बना दे तो वह नॉर्थ की ओर हो जाएगा। समझ गए बच्चों? तो यह हेड जो है वह डायरेक्शन बताता है और यह जो लेंथ है लंबाई बताता है। मतलब अगर तुमसे कोई पूछ दे कि इन दोनों वेक्टर के बारे में बताओ,
तो तुम यही ना बताओगे कि इसका मैग्नीट्यूड इससे बाबू बड़ा है, इसका मैग्नीट्यूड जो है इससे तुम्हारा बड़ा है, और डायरेक्शन एक के तरफ हेड दिख रहा है, इसलिए डायरेक्शन क्या है, एक ही है। तो वेक्टर को हम लोग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वेक्टर के पास होता है, उसे हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एरो में लेंथ और हेड दो टॉपिक होता है। लेंथ मैग्नीट्यूड को, परिमाण को दिखाता है, और हेड जो है डायरेक्शन को बताता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताया है बाबू, ध्यान देना। अब अगर कोई तुमसे बोला, यह सब बाबू नोट करते जाओगे, क्लासेस थोड़ी स्लो लग रही हैं अभी, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे जब न्यूमेरिकल सेक्शन में आएंगे सब पढ़ाई अच्छा लगने लगेगा। अभी तक के में जो भी पढ़ाया गया है, एक यूनिट एंड मेजरमेंट का 9 लेक्चर गया है, उसके पहले बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर गया था, आज वेक्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रेस्ट एंड मोशन स्टार्ट हो जाएगा। जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं धैर्य रखें, सब कुछ समझ में आने लगेगा। हिम्मत खो दोगे, बहुत पीछे अपने आप को लेके चले जाओगे। और जो भी तुम्हारा मित्र बंधु है जो यह सोचता है कि वह पीछे रह जाएगा, हिंदी मीडियम ले लेना चाहिए, तुमको बताता है, तो उसको भी बाबू तुम कन्विंस करो। एज ए लीडर समाज को बढ़ाओ, और सभी जगह वीडियोज को शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें। ध्यान दो बच्चों। अब यहाँ पे बात हम लोग आगे बढ़ाते हैं कि इफ ए वेक्टर इज रोटेटेड बाय एन एंगल देन वेक्टर बदलेगा कि नहीं बताओ। वेक्टर इज, देखो एक वेक्टर है, मान लो यह वेक्टर है बच्चों। इस वेक्टर को हम घुमा दिए कुछ एंगल से, तो घुमाने के बाद यह आ गया। तो अगर तुम वेक्टर को घुमा देते हो, वेक्टर को अगर तुम घुमा देते हो किसी एंगल से, वह एंगल 360 डिग्री का मल्टीपुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि 360 डिग्री का मतलब क्या, यह बाबू वेक्टर है, घुमा दिए तो उन्हें पहुंच जाएगा। तो 360 डिग्री के मल्टीपुल के अलावा और कोई एंगल, मतलब 360 डिग्री को छोड़कर और कोई एंगल से घुमाते हो तो डायरेक्शन बदल जाता है। और हम जानते हैं कि वेक्टर के पास दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो अगर कोई एक भी बदला तो वेक्टर बदला, दोनों बदला तो भी बदला, और कोई एक भी बदला तो बदल गया। तो वेक्टर इज चेंज्ड। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देते हैं कि वेक्टर को घुमाने से नहीं वेक्टर बदला, और नहीं क्या नहीं बदला बाबू, मैग्नीट्यूड सेम रह गया। मैग्नीट्यूड जो है वह सेम रह गया, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज किया ना। तो कोई एक चीज भी चेंज करेगा तो चेंज हो जाएगा वेक्टर। क्लियर है बच्चों। अब हमारे पास एक बात है कि वेक्टर वह फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से डिस्क्राइब करते हैं, वर्णन करते हैं, डिफाइन करते हैं, डिफिनीशन देते हैं। यानी वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, सब आप नोट करते जाना वीडियो रोक के। कोई भी बच्चा मान लो पढ़ रहा है तो ध्यान देगा, समझेगा कि अगर वेक्टर के पास बाबू दो चीजें हैं, क्या है वह दो चीजें, तो एक है मैग्नीट्यूड और दूसरा है बच्चों डायरेक्शन। वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो चीजें हैं। तो अगर मान लेते हैं, थोड़ा ध्यान दो इस बात को, अगर मान लो तुमसे कोई बोलता है कि एक तुम्हारे पास एक लड़का है ए और एक लड़का है बी, थोड़ा सा एग्जाम्पल समझते हुए पढ़ाई को करो। ए एक बच्चा है, इसके पास 500 रुपया है, 500 रुपया, और इसके पास भी 500 रुपया है। ठीक है, 500 रुपया है। इसके पास एक साइकिल है, इसके पास एक साइकिल है, और इसके पास एक कार है। इसके पास साइकिल है सिर्फ, और इसके पास एक कार है। तो क्या दोनों बराबर है संपत्ति में? तो नहीं। कार जो है और साइकिल में हम लोग कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए भाई बराबर नहीं हुआ। भरसक कि उनके पास पैसा बराबर था, नगद राशि, फिर भी दोनों बराबर नहीं कहे गए। क्योंकि अगर कोई चीज का संपत्ति दो चीजों से डिस्क्राइब हो रहा है, नगद संपत्ति और कुछ चीज से डिफाइन हो रहा है, तो दोनों बराबर रहेगा तब तो बराबर कहा जा सकता है। तो यही बात यहाँ पे है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वेक्टर के पास दो चीजें हैं। तो अगर कोई चीज बराबर, दो वेक्टर कब कहोगे? जब मैग्नीट्यूड तो बराबर हो ही, साथ साथ डायरेक्शन भी बराबर हो। ध्यान दो बच्चों, इक्वल वेक्टर्स, कॉन्सेप्ट को समझते रहना।
इक्वल वेक्टर्स। हिंदी क्या हो गया बहुत समान सदिश। हिंदी धीरे धीरे कम करते जाओगे बच्चों तो सुनते जाओगे। थोड़ा धैर्य रखो, मेहनत के बल पे ही कोई आगे बढ़ सकता है। आजकल तुम लोग जानते हो जो हम लोग के देश का स्थिति है, कोई भी बच्चा जानता है कभी जनरल कंपटीशन के नौकरी शायद कम हो जाएंगे। तो इस स्थितियों में टेक्निकल ग्रेड के नौकरी की तरफ ही हमें बढ़ना है। इसलिए साइंस को चुनना बहुत अति आवश्यक है। और दूसरा, इंग्लिश मीडियम साइंस चुनना भी बहुत जरूरी है। इसलिए ध्यान दो बाबू। देखो, इक्वल वेक्टर्स केवल समझ में आने के लिए नहीं पढ़ा जाता है, पढ़ा वह जाता है जो मेरे लिए अच्छा हो। पढ़ाई सिर्फ वह नहीं होता है कि हमको अच्छा लग रहा है तो हम वही पढ़ेंगे। पढ़ाई वो भी है कि मेरे लिए क्या सही है वह हमको पढ़ना है। तो मेरे लिए सही आज की डेट में, आज के सिनारियों में मेरे लिए साइंस लेना सही है और साथ साथ इंग्लिश मीडियम में साइंस लेना है सही है। इसलिए हम पढ़ रहे हैं और मेहनत करके पहुंच भी जाएंगे। इसलिए ध्यान दो बच्चों। इक्वल वेक्टर्स, टू वेक्टर्स आर said to be equal if their magnitude and direction are same। इस बात को ध्यान पूर्वक समझोगे बाबू। दो वेक्टर बराबर कहे जाते हैं। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल। बहुत सारा बच्चा सोच रहा होगा इस याद करना हो, कुछ याद नहीं करना है, समझो बस, याद खुद होता है। लैंग्वेज का विकास बनेगा 2-3 महीना के बाद, खुद याद हो जाएगा सब। कुछ भी रटना नहीं है, समझना है सिर्फ। दो वेक्टर इक्वल कहे जाते हैं यदि उनका मैग्नीट्यूड माने परिमाण और डायरेक्शन सेम हो। यहाँ पे दो वेक्टर दिए गए हैं बच्चों, दोनों का लंबाई सेम है और डायरेक्शन भी सेम है तो दोनों वेक्टर इक्वल कहे जाएंगे। यहाँ पे दो वेक्टर है, दोनों का लंबाई सेम है और डायरेक्शन भी सेम है तो दोनों वेक्टर इक्वल कहे जाएंगे। यहाँ पर दो वेक्टर ले लो, दोनों का लंबाई सेम है और दोनों का डायरेक्शन भी सेम है तो दोनों वेक्टर को इक्वल कहे जाते हैं। तो इस तरह से इक्वल वेक्टर कहे जाते हैं बच्चों, ध्यान देना। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, इस पॉइंट को नोट कर लोगे कि वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो चीजें होती हैं। तो वेक्टर बराबर तभी हो सकता है जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बराबर हो। इसके लिए वेक्टर को हम एरो से रिप्रेजेंट किए थे, इस बात समझ रहे हो तुम। अब इसके बाद अगला टॉपिक आता है मेरा कि ए लिखा हुआ है, उसके ऊपर एक एरो दिया हुआ है ए। इसी को हम लोग पढ़ते हैं वेक्टर ए। इस तरह से वेक्टर ए पढ़ते हैं। जिसे मान लो दिया है वेक्टर ए 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। इसका मतलब एक वेक्टर ए है, इसको इस तरह से हम प्रदर्शित करते हैं। यह एरो वेक्टर ए पढ़ा जाता है, इसका मतलब यह नहीं कि इधर डायरेक्शन है। वो जब भी लिखोगे, मतलब देखो यह मान लो वेक्टर ए है तो इस तरह वेक्टर ए लिखेंगे, और यह मान लो वेक्टर बी है तो इसको बी इधर भी लिखेंगे। यह जो एरो ऊपर सिर पे एरो दिया जा रहा है वो पढ़ने के लिए दे रहा है कि यह वेक्टर बी है, ठीक है। यह स्केलर ए स्केलर बी और यह वेक्टर ए वेक्टर बी, इस तरह से। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है 5 मीटर है और डायरेक्शन जो है ईस्ट है। क्लियर है बच्चों? इसको हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कहने का मतलब यह है कि एक वेक्टर है यह 5 मीटर इसका लेंथ है इस डायरेक्शन में, और एक वेक्टर है यह 5 मीटर लेंथ है इस डायरेक्शन में। अगर कोई तुमसे पूछेगा कि क्या यह दोनों वेक्टर बराबर है तो तुम्हारा पहला जवाब होगा कि नहीं। तुम बोले क्यों बराबर नहीं है तो तुम बोलोगे सर आप अभी तुरंत बताएं कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बराबर होता है तो ही वेक्टर बराबर कह सकते हैं। और यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो बराबर है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए वेक्टर बराबर नहीं है। गुड, सही है। वेक्टर ए है, इसको वेक्टर बी मानो, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी बराबर नहीं है क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। अब तुमसे पूछेगा कि बड़ा कौन है, बी बड़ा है कि ए बड़ा है, तो बोलोगे कि बराबर नहीं है। तो बड़ा छोटा कौन होगा? क्योंकि बचपन से आज तक हम यह पढ़ते आए हैं कि कोई चीज
या तो बराबर होगा या तो फिर बड़ा छोटा होगा। जैसे 5 और 4 में बराबर नहीं है तो 5 बड़ा है और 4 छोटा है। लेकिन वेक्टर में बड़ा छोटा हम कैसे देखेंगे? तो तुम सोचो, कल्पनाशीलता में आओ बाबू। साइंस को हम इमेजिनेशन से ही पढ़ते हैं, कल्पना करते हैं कि ईस्ट डायरेक्शन बड़ा है कि वेस्ट डायरेक्शन बड़ा है कि नॉर्थ डायरेक्शन बड़ा है कि साउथ डायरेक्शन बड़ा है। तो नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? कौन सा डायरेक्शन बड़ा है यह हमें कभी बताया ही नहीं गया है। हमें बताया गया कि नंबर बड़ा होता है, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, मतलब हमें नंबरों का क्रम बताया जाता है, ऑर्डर बताया जाता है। इसीलिए हम बता पाते हैं कि 10 बड़ा है 8 से, क्योंकि 10 जो है 8 के बाद आता है, क्योंकि 8 9 10 ऐसे आता है बच्चों। लेकिन हमें डायरेक्शन के बारे में तो कभी कोई बताया ही नहीं है, तो ऑर्डर डिफाइंड ही नहीं है, माने परिभाषित ही नहीं है क्रम। तो कभी भी वेक्टर में या तो वह बराबर होता है या तो वह बराबर नहीं होता है। वेक्टर कभी बड़ा छोटा नहीं होता है। तुम्हारे मन में एक विचार आ गया होगा कि अगर 6 मीटर कर देते तब भी को बड़ा बोलते सर, तो नहीं, क्योंकि वेक्टर में कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। मैग्नीट्यूड उसका बड़ा छोटा हुआ, वेक्टर बड़ा छोटा नहीं हुआ। तो ऑर्डर ऑफ वेक्टर्स इज नॉट डिफाइंड। वेक्टर ऑर्डर में होता है बाबू क्रम, क्रम माने बड़ा छोटा परिभाषित नहीं है। ऑर्डर ऑफ वेक्टर इज नॉट डिफाइंड। कौन वेक्टर बड़ा है कौन वेक्टर छोटा है यह हमें नहीं पता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बाबू बताए हैं, ठीक है। तो अभी तक के पढ़ाई को एक बार ध्यान से सुनो। फिजिकल क्वांटिटी वह होता है जिसे नापा मापा जा सके। शुरुआत में हम फिजिकल क्वांटिटी को 2 टाइप में बांटे, स्केलर और वेक्टर। स्केलर उसे कहें जिसका डिफिनीशन उसके सिर्फ मैग्नीट्यूड से पता चल जाता है, और वेक्टर होता है जिसका डिफिनीशन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से हमें पता चलता है। मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताओगे तो वेक्टर पता चलेगा। तो वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए भी दोनों बातों को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। इसलिए वेक्टर को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एरो का हेड जो है डायरेक्शन बताता है और एरो का लेंथ जो है मैग्नीट्यूड बताता है। फिर इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट आता है बाबू कि वेक्टर को अगर घुमा दोगे तो वेक्टर बदल जाएगा, 360 से मत घुमा देना। फिर उसके बाद आता है कि वेक्टर बराबर होगा। कैसे? तो वेक्टर पास 2 चीज है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, तो दोनों बराबर होगा तो भाई बराबर होगा, मैग्नीट्यूड भी बराबर डायरेक्शन भी बराबर। और कोई एक भी कम में अधिक हुआ तो बराबर नहीं होगा। लेकिन बड़ा छोटा नहीं बोल सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, क्लियर है। अब इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट आता है कि देखो वेक्टर को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम इनिशियल कहते हैं, इनिशियल प्रारंभिक पॉइंट, इनिशियल पॉइंट यह है। और इसे हम लोग बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट, अंतिम पॉइंट वेक्टर का। यह अंत है और यह शुरुआत है। इस तरह हम लोग वेक्टर ए को मान लो हम रिप्रेजेंट किए हुए। तो अगर बहुत सारे वेक्टर्स है, सबका शुरुआत एक ही जगह है, सबका शुरुआत एक जगह है, तो ऐसे वेक्टर को हम को इनिशियल वेक्टर्स कहते हैं। अब तुमसे कोई पूछेगा कि को इनिशियल वेक्टर्स क्या है, तो आंसर बहुत साधारण है। को इनिशियल वेक्टर्स उन वेक्टर्स को कहा जाता है जिनका शुरुआत पॉइंट जो है एक जगह हो। इनिशियल पॉइंट प्रारंभिक बिंदु एक जगह हो। और इसे देखो बाबू, को माने होता है प्रारंभिक। और अगर मान लिया जाए वेक्टर से बहुत सारे 2 या 2 से अधिक वेक्टर है, सबका तीर एक जगह है, हेड एक जगह है, तो हेड को क्या कहते हैं? टर्मिनल पॉइंट। तो ऐसे वेक्टर को हम लोग बोलते हैं को टर्मिनल वेक्टर्स। तो को टर्मिनल, अभी हम लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं बच्चों, मेरा टारगेट केवल समझाना है। को टर्मिनल वेक्टर्स वह वेक्टर्स कहे जाते हैं जिनका टर्मिनल पॉइंट सेम है, और को इनिशियल वेक्टर उन वेक्टर्स को कहा जाता है जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है। क्लियर है बच्चों? ध्यान देना। अब यहां पे ध्यान दो, 2 तरीकाओं का वेक्टर को हम लोग देख रहे हैं। यहां पे एक वेक्टर है इस प्रकार के, एक ही डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन है। सेम डायरेक्शन में वेक्टर्स अगर होंगे तो उन्हें पैरेलल वेक्टर्स कहा जाता है, पैरेलल वेक्टर्स।
और पैरेलल वेक्टर्स के बीच में एंगल जो है 0 है। पैरेलल वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या है? 0। और एक होता है इस तरह से दिया हुआ है, या सीधे अपोजिट डायरेक्शन है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो यह है बाबू अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन है तो इसे हम एंटी पैरेलल कहते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। और इनके बीच में एंगल 180 डिग्री होता है, सीधे 180 डिग्री, एक इधर तो एक इधर, तो दोनों लाइन के बीच में एंगल कितना बन गया? 180 डिग्री। अब यहां पे एक डिफिनीशन होता है बाबू, कोलिनियर, कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर का होता है संरेख, संरेख सदिश। संरेख मतलब होता है एक ही रेखा पर, देखो बाबू, दो वेक्टर को कोलिनियर कहा जाता है अगर उनके बीच का एंगल या तो 0 डिग्री हो या तो 180 हो। यानी या तो वह दोनों सेम डायरेक्शन में हो या वह दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो, या तो पैरेलल हो या तो एंटी पैरेलल हो। तो यहां से आया टू वेक्टर्स आर said to be कोलिनियर वेक्टर्स। दो सदिशों को समरेख सदिश कहा जाता है इफ एंगल बिटवीन देम इज आइदर 0 डिग्री, या तो 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो। तो कॉन्सेप्ट समझो बच्चों, या तो इस तरह के वेक्टर या इस तरह के वेक्टर कोलिनियर वेक्टर्स कहे जाएंगे। हिंदी थोड़ा देखो, टू वेक्टर्स कहे जाते हैं कोलिनियर यदि एंगल उनके बीच में या तो 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो। यहाँ पे इस चैनल का बेस्ट पार्ट होता है लैंग्वेज। लैंग्वेज तुमको 11 से 12 तक में कभी टफ नहीं मिलेगा। आता है ना, स्टूडेंट अपनी लैंग्वेज में आंसर दे, अपनी भाषा में उत्तर दे, तो वैसे बच्चों के लिए बेस्ट चैनल के रूप में रहेगा, क्योंकि बोर्ड में वो स्कोर कर पाएंगे मार्क्स को सही लैंग्वेज के कारण, उन्हें याद करने में भी दिक्कत नहीं होगा। अब ध्यान दो बाबू, वेक्टर ए इस तरह से लिखा हुआ है 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, यही ना था बच्चों। यह रिप्रेजेंट करता है वेक्टर ए को, और इस तरह से दोनों लाइन खींच दो, तो इसको पढ़ते हैं मोड ऑफ वेक्टर ए। मोड ऑफ वेक्टर ए, मोड का पूरा होता है मॉडुलस, और मॉडुलस का मतलब होता है बाबू मैग्नीट्यूड। ज्यादा देखो दिमाग नहीं लगाना, इसको मोड ही पढ़ेंगे, मोड वेक्टर ए। मोड वेक्टर ए जो होता है सिर्फ किसको बताता है बाबू? तो परिमाण को, परिमाण को बताता है। तो यहां के अनुसार मोड वेक्टर ए क्या है बाबू? तो 5 मीटर है, सिर्फ मैग्नीट्यूड को बताना है। क्लियर? बी बराबर दिया हुआ है, वेक्टर बी बराबर 10 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ। वेक्टर बी एक ऐसा वेक्टर है जिसका वैल्यू मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है, डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ में है। मोड बी कोई पूछेगा तो मोड ऑफ बी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है बाबू? तो 10 न्यूटन। तो इस तरह वेक्टर बी लिखते हैं, इस तरह मोड ऑफ बी लिखते हैं। इसे हम ए भी बोलते हैं, डायरेक्ट ए को भी मोड ए पढ़ा जाता है। और डायरेक्ट यानी यह तो स्केलर हो गया ना, इसके पास तो बाबू कोई डायरेक्शन ही ना रहा, तो मोड के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यानी मोड ऑफ वेक्टर जो होता है वह स्केलर होता है। तो अभी तक के बातों में जो भी बातें बताए हैं सबको नोट करते जाना है, सबको धीरे धीरे करके बताते जाएंगे। अभी तक में देखो इक्वल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, को टर्मिनल वेक्टर, वेक्टर चेंज कर जाता है डायरेक्शन बदलने से, मोड वेक्टर क्या होता है, वेक्टर ए रिप्रेजेंट कैसे होता है, यह सभी बातें आज हम तुम्हें बताए हैं। अब एक पॉइंट और देखो, आता है बाबू निगेटिव ऑफ वेक्टर। निगेटिव ऑफ वेक्टर मतलब किसी वेक्टर का निगेटिव प्राप्त करना है हमें। तो इफ ए वेक्टर इज रोटेटेड बाय 180 डिग्री,
अगर एक वेक्टर 180 डिग्री से रोटेट किया जाता है देन निगेटिव ऑफ वेक्टर इज ऑब्टेन्ड। मान लो यह वेक्टर है, वेक्टर ए है, 180 डिग्री से घुमाओ इसको, ठीक है, समझ गए होगे। 180 डिग्री से सीधे घुमा देना है, तो घुमाने के बाद यह ऐसे हो जाएगा, वेक्टर उल्टा हो जाएगा, माइनस वेक्टर ए इसे हम कहते हैं। अगर यह वेक्टर बाबू बी है, इसको 180 डिग्री से घुमाओगे तो यह ऐसे हो जाएगा, माइनस बी। एक वेक्टर है बच्चों सी, इसको 180 डिग्री से घुमाओगे तो ऐसे हो जाएगा, माइनस सी। अच्छा बताओ, सोचो थोड़ा सा कि क्या हम ऐसे घुमाएं तो इसका लंबाई बदल गया वेक्टर का? नहीं, यानी मैग्नीट्यूड नहीं बदला। तो मैग्नीट्यूड सेम रहा, मैग्नीट्यूड तो सेम रहा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो गया, डायरेक्शन हो गया जो अपोजिट हो गया। तो निगेटिव वेक्टर निकालते हैं तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है, लेकिन जो डायरेक्शन होता है वो अपोजिट होता है। तो वेक्टर के क्लास में बहुत सिंपल चीजें आज बताए हैं, अगले क्लास में इससे आगे बातें हम बताएंगे। तब तक के लिए बाबू पढ़ो, मैथ के जो क्लास इसके बाद जाते हैं 1 बजे से, उसको भी करो। मैथ में ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दूर तक पढ़ाया जाएगा, धीरे धीरे करके ही। फिजिक्स भी बहुत दूर तक पढ़ाया जाएगा। और सभी अपने शुभचिंतक को, सभी अपने मित्रों को, सभी अपने ग्रुप में वीडियोज को शेयर जरूर करो, क्योंकि सब बेनिफिट उठा सके, क्योंकि सब कोई को पढ़ना जरूरी है। ऐसी परिस्थितियों में और भी जरूरी हो जाता है, जब समाज रुक जाता है तो शिक्षा ही बाहर निकालने का मार्ग दिखाता है। ठीक है बच्चों।